हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने दो क्लॉज पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा नेम क्लॉज और सेकंड था हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। और आज की क्लास में हम रेस्ट जो 5 क्लॉजेज हैं उसको कवर करेंगे। हमारा थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी या ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसे हम कंपनी के उपदेश या उपदेश खंड कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज फॉलोज। ये जो क्लॉज में कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव मेंशन करती है, जब अपना मेमोरेंडम बना रही है तो इस क्लॉज के अंदर कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन करती है कि कंपनी के क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं जिसके लिए कंपनी का समामेलित करने का प्रस्ताव के लिए हमने उसको प्रस्तावित किया है या प्रपोज किया है। सेकंड, अन्य कोई विषय उपदेश जो इन उपदेशों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक माना जाए। एनी अदर मैटर कंसीडर नेसेसरी इन फर्दरेंस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इन्हीं के सपोर्ट में, इसी को प्रोत्साहन देने के, ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव्स को भी प्रोत्साहन देने के लिए और दूसरे मैटर्स या विषय या उपदेश भी ऑब्जेक्ट क्लॉज या ऑब्जेक्टिव्स ही कहलाते हैं। अब a company can pursue the object in the object clause of a memorandum. Any act beyond this clause is ultra vires the company and therefore is void. अब ये जो कंपनी का जो खंड है, इसके अंदर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखती है, अपने ऑब्जेक्ट्स लिखती है और अगर उसके बाहर जाकर कोई भी कार्य करती है तो वो अल्ट्रा वायर्स कहलाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कंपनी के अधिकारों के बाहर का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत अगर कंपनी ने कोई भी कार्य करती है बाहर जाकर तो वो व्यर्थ या वॉइड कहलाता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फ्रेमिंग और कंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि हमें कौन कौन से चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला, द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और जैसे कि अगर आप गैम्बलिंग करने का कंपनी का फॉर्म करो और उसका ऑब्जेक्टिव लिखो कि हम गैम्बलिंग करना चाहते हैं या लॉटरी का बिजनेस हम करना चाहते हैं, तो वो गलत है। दे शुड नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे वो कंपनीज एक्ट के जो प्रावधान या प्रोविजंस हैं उसके सपोर्ट में होने चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम करोगे। दे शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मीन्स सार्वजनिक हित में होना चाहिए, लोक नीति एवं सार्वजनिक हित के विरोध नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी सर्टन एंड अनएम्बिगुअस, वो स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। दे मस्ट बी कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इसका ये मतलब है कि वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, पूर्ण एवं विस्तृत होना उसका ज़रूरी है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या है, इट डिटरमाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्ट, हम कंपनी का निर्माण क्यों कर रहे हैं, क्या करेगी कंपनी, तो ये हमें ऑब्जेक्टिव क्लॉज में पता चलता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में पता चलता है। तो इसके लिए इस खंड के द्वारा ही हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के उपदेशों का निर्धारण। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है, उपदेश खंड का सर्वप्रथम महत्व कंपनी के स्वयं के लिए ही है। यह खंड कंपनी के उपदेशों का निर्धारण करता है। इसमें कंपनी के मुख्य, सहायक व अन्य उपदेश होते हैं और कंपनी इन उपदेशों के प्राप्ति के लिए ही कार्य करती है और कभी भी भ्रमित नहीं होती, दिशा भ्रमित नहीं होती। मतलब जो उसके जितने भी एफर्ट्स होंगे दे विल ऑल टुगेदर मूव टूवर्ड्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी कंपनी कार्य करेगी, क्रियाएं करेंगी, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो हैं, उपदेश जो हैं, उनकी तरफ ही मुख करेंगे, उसकी तरफ ही उनका डायरेक्शन या निर्देशन रहेगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ द कंपनी हो गया हमारा।
स्कोप निर्धारण करती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शेयर होल्डर, निवेशकों को सुरक्षा देती है। आज अगर कोई भी निवेशक हमारी कंपनी के अंश खरीदने के लिए अगर प्रार्थना पत्र देता है तो उसके अंदर हमने हमारे मेमोरेंडम के अंदर हमारी कंपनी के उद्देश्य क्लियरली लिख रखे हैं। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, अगर वो उनसे सेटिस्फाइड है तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो नहीं। इट प्रोटेक्ट द क्रेडिटर्स, जो लोग हमें उधार पैसा देते हैं उनको भी बचाता है, क्योंकि वो अपने पैसे को रिस्क में डालते हैं, जोखिम में डालते हैं। तो इस उद्देश्य से उनको पता चल जाता है कि कंपनी क्या कार्य करेगी। नेक्स्ट है आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक, रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स प्लानिंग, जिसको अपन बोलते हैं प्लानिंग में हेल्प करती है कि कंपनी को अपनी जो भी प्लानिंग करनी है वो कंपनी ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ही करती है, जो भी नियोजन करेगी वो ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर होगा। नेक्स्ट है इस फैसिलिटेट कंट्रोल ओवर द बोर्ड, तो जो बोर्ड है उसके ऊपर भी कंट्रोल रखती है, क्योंकि बोर्ड कभी भी जो उपदेश खंड है उसके जो उपदेश हैं उनको प्राप्त करने के लिए ही कार्य करता है। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उपदेश के लिए, उपदेश की प्राप्ति के लिए नहीं है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू आउटसाइडर, जिसे हम बोलते हैं बाह्य पक्षकारों को रचनात्मक सूचना। अब मेमोरेंडम को पढ़कर, मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि मेमोरेंडम एक सार्वजनिक प्रलेख है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर कंपनी के साथ अनुबंध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करता है कि कंपनी ने जो भी अपने पार्षद सीमा नियम मतलब मेमोरेंडम में विशेष रूप से जो उपदेश खंड को पढ़ लिया होगा, और यदि कोई व्यक्ति उपदेश खंड को नहीं पढ़ता है और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देता है तो कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं है। और या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम में लिखे गए उपदेशों के संबंध में यह माना जाता है कि कंपनी के साथ अनुबंध करने वाला सभी व्यक्ति उसके उपदेश के बारे में सूचित है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट इट सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्र हित या जनहित का संरक्षक, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। देश के हित के लिए कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जो देश के हित के लिए नहीं हो। सारी चीज़ें देश हित के लिए ही प्रतिकूल जो होंगी वही कार्य करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी। द लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज होता है सदस्यों का की दायित्व या दायित्व खंड। इसके अंदर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और लायबिलिटी क्लॉज के नाम से हम इसे जानते हैं। इन दिस इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो हमने पढ़ा था कितने टाइप्स की कंपनी होती है, उसमें हमने ये पढ़ा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी हैविंग लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। अब सिंपल है ये बिल्कुल कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, अब इसमें सिंपल है बिल्कुल कि इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। हम जानते हैं, मान लीजिए आज मेरे पास एक शेयर है 10 रुपये का और अभी तक मैंने कंपनी को 8 रुपये पे कर दिए और कंपनी मुझसे कहती है कि आप कुछ भी अमाउंट मांग लेती है, तो मैं ये कहूँगी कि मेरा सिर्फ अनपेड अमाउंट कितना है 2 रुपीज़ एंड माई लायबिलिटी इज ओनली ₹2। In the case of company limited by guarantee, the liability of the member is limited to the amount up to which every member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of being wound up। अब हमें पता है कि वाइंडिंग अप जब हो रही होती है तब ये जो गारंटी वाली कंपनी होती है उसका ये जो फीचर है जिसमें इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो मेंबर्स इसके अंदर क्या कहते हैं कि हम पर्टिकुलर ये असेट्स देंगे या हम गारंटी देते हैं कि इतना इतना अमाउंट हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो उनकी लायबिलिटी उतनी ही होती है। नेक्स्ट इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल,
शैल इन एडिशन टू द लाइबिलिटी ऑफ गारंटीड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब क्या है कि इन्होंने क्या करा है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अब इनकी शेयर कैपिटल भी है और गारंटी वाली भी है, तो गारंटीड कॉन्ट्रीब्यूशन तो रह गई, और शेयर कैपिटल वाले में क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट उनका ड्यू है उनके शेयर्स पे उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहती है। इन द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी द मेमोरेंडम कंपनी शैल स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। अगर कोई कंपनी असीमित कंपनी है तो उसकी जो सदस्य हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, असीमित लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्लॉज आता है हमारा फिफ्थ क्लॉज, जिसका नाम है कैपिटल ऑफ द कंपनी या द कैपिटल क्लॉज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंपनी की पूंजी खंड या सिंपल पूंजी खंड। अब अगर इसकी बात करें तो हम ये देखेंगे कि इन दिस केस द अमाउंट ऑफ कैपिटल with which the company is to be registered and the division thereof into shares of a fixed amount shall be stated। अब इसमें क्या होता है, सीमा नियम के जो 5वां खंड है ये, इस खंड में कंपनी की पूंजी का उस राशि का उल्लेख किया जाता है जिससे उस कंपनी के पंजीकृत कराया गया है। हम कंपनी की जो कैपिटल है उसको मेंशन करते हैं। इस खंड में जो पूंजी होगी वो एक निश्चित राशि को हम क्या करते हैं, अंशों में डिवाइड करते हैं, उसको विभाजित करते हैं। हम डिवाइड द शेयर्स इनटू अ फिक्स्ड अमाउंट, हम इसके अंदर डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी है तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 10 रुपीज़ होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारी टोटल कैपिटल है उसको डिवाइड करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ द कंपनी विदाउट अ शेयर कैपिटल नो सच क्लास एग्जिस्ट इन द मेमोरेंडम। ये है कि जिस कंपनी के अंश पूंजी नहीं है और उसके अंश पूंजी नहीं है तो उस कंपनी के सीमा नियम में पूंजी खंड नहीं होगा, तो उसके मेमोरेंडम के अंदर ये क्लॉज ही नहीं होगा। नेक्स्ट है द सब्सक्राइबर्स क्लॉज, जिसे हम बोलते हैं अभिदाता खंड। सब्सक्राइबर क्लॉज कौन होता है, वो व्यक्ति जो जाते हैं रजिस्ट्रार के पास कि हम ये प्राइवेट या पब्लिक या फिर ये ओपीसी कंपनी खोलना चाहते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करवाने में हम इंटरेस्टेड है। तो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के अंदर अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर कितना होगा, 2 पीपल होंगे सब्सक्राइबर, और पब्लिक कंपनी है तो 7, और अगर एक प्राइवेट कंपनी जो कि ओपीसी है तो ओनली 1 सब्सक्राइबर विल बी देयर, एक ही अभिदाता होगा। अब नो सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ, कभी भी कोई भी सब्सक्राइबर अपना नाम विड्रॉ नहीं कर सकता है अगर एक बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लास्ट खंड हमारा है द नॉमिनेशन क्लॉज, जिसे हम बोलते हैं नामांकन खंड। अगर कोई ओपीसी है कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो कि ओपीसी है, तो ही उसके मेमोरेंडम के अंदर ये क्लॉज आएगा, वरना अगर पब्लिक कंपनी है, सिंपल प्राइवेट कंपनी है, तो उसके अंदर ये क्लॉज नहीं आएगा। तो अब इन दिस क्लास इज एप्लीकेबल ओनली इन दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ ओपीसी। दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द नेम ऑफ द पर्सन हु इज इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर जो पर्सन है, जो मेंबर है ओपीसी का, उसकी डेथ हो जाती है या अगर मान लीजिए वो आगे चलकर कोई कार्य नहीं कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो जो सब्सक्राइबर होगा, जो व्यक्ति है, शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। जो भी उसका व्यक्ति का जो नॉमिनी होगा तो वो कौन बन जाएगा, आगे चलकर उसका मेंबर बन जाता है। इस खंड में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो अभिदाता की मृत्यु अथवा अनुबंध करने की क्षमता की समाप्ति की दशा में कंपनी का सदस्य बनता है। ऐसे नाम उस व्यक्ति के लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही लिखा जाता है। अब इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक फॉर्मेट दे रखा है, जैसे मान लीजिए श्री डैश पुत्र डैश निवासी आयु, ठीक है, वर्ष जो भी उसकी आयु होगी के एकमात्र सदस्य की मृत्यु, ओबीसी के केस में अनुबंध करने के अयोग्य होने पर नामांकित ही होगा। तो अब ये क्या होगा, ये फॉर्मेट दे रखा है जिसके अंदर ये मेंशन है कि अगर इस ओपीसी के एकमात्र जो सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है तो उसकी जगह ये जो उसका नॉमिनी है वो सदस्य बन जाएगा। तो दिस इज नॉमिनी क्लॉज। अब आता है असाइनमेंट। यहाँ पर हमने कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, पार्षद सीमा नियम के जो कंटेंट्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं।
तो आपको डिस्क्राइब करने हैं वेरियस क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपकी टोटल्स वी हैव 7 क्लॉजेज। आपको ये क्लॉज क्या कहते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, अब मान लीजिए ये मेमोरेंडम है, इसके अंदर कोई परिवर्तन करा जाता है तो ये 7 क्लॉज जो हैं इनके अल्ट्रेशन या परिवर्तन के प्रोविजंस क्या हैं वो स्टडी करेंगे।